एक्चुअली आपने अलग स्क्रीन पे खोला हुआ है पावर पीपीटी। आप स्क्रीन पे जो अभी सामने स्क्रीन है, इसके नीचे शेयर स्क्रीन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सामने खुल जाएगा पीपीटी। इसके अंदर जो नीचे ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है शेयर करने में, इसलिए देरी हो रही है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो अलग से स्क्रीन खोल रहे हैं। स्क्रीन को ऐसी खुला रहने दीजिए, जो पीपीटी है उसको ऐसी खुला रहने दीजिए। और जो आपकी स्क्रीन सामने चल रही है, अभी फिलहाल मैं दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन में, इसके नीचे शेयर स्क्रीन है। शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक कीजिए। पता है, लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहा है। ओके ओके ओके। अभी पिछले तो हो गया, कैसे होगा? शेयर हो गया स्क्रीन? हाँ, शेयर नहीं है स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन शेयर शो कर रहा है। शेयर नहीं हो पाएगा स्क्रीन शेयर में दिक्कत कर रहा है। तो अभी हमें हमारा विंडो कौन सा है, कहाँ से मैं बोलूँ? ये हमारा विंडो, हम तो यहाँ खड़े हुए को दिखेगा। कहाँ पे खड़े हुए तुम? वहाँ पे? मैं इसको देखो ना, ये मैं अगर मिनिमाइज कर दूंगा, अभी तो मैंने पीपीटी लगा रखी है। तो आप बस इंट्रोडक्शन के लिए आप इधर कर दीजिए। ये देखिए, मैं को हटा दूँ, आप खड़े हो जाइए, दिख जाएंगे। यहाँ पे नहीं, आप पोडियम पे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ। चलिए, आप ये हमारा जो सेशन है अगला, इसे हम सबसे पहले तो माफी चाहते हैं इस देरी के लिए। ऑलमोस्ट वी आर डिलेड बाय गुड, I think 17 minutes. We are really sorry for this. The next session, I'm sure you're going to find it very useful. जो अब का सेशन है वो मीनाक्षी सहाय जी, जो कि आप सब लोग या आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि आप जॉइंट रजिस्ट्रार हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपका एक बहुत लंबा जो अनुभव है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना कि not only in the Delhi University but also in the central government of India, because Meenakshi Sahai ji has served in the Ministry of Agriculture before she was recruited here at the university in 2005 in the capacity of assistant registrar, and since then she has served in many capacities, and I think she has held almost all portfolios or most portfolios which do come under the administration. She has served in both the campuses. Right now she is in the North Campus, of course, but earlier she served for a very long time also at the South Campus, in the general branch, in the academic branch, and she was also handling very challenging right to information cell, so to say, and she has been really instrumental. But I think something that I must mention here, that she is a lady who has been at the helm of affairs while we saw scores of recruitment and, most importantly, promotions in here at the Delhi University, both for teaching and not teaching. You talk to anybody, any teacher or staff at the university, and I'm sure they would tell you about, they would know her and they would know her commitment to her work. Now, without delaying this further, I would now invite Madam to please start her presentation. थैंक यू गीतांजलि फॉर इतना अच्छा बोलने के लिए मेरे बारे में, but I have been doing my duty. Fortunately, we've had good registrar, the vice chancellor, who helped us, and things started rolling. And we would अभी जो आपका पहला सेशन जो पहला सेशन था, उसके आगे तो मेरा टॉपिक बहुत ही क्रूड और शायद ड्राई लगेगा, बट हमने कोशिश की है, जैसा आपसे शुरुआत में बात हुई थी, कि रूल्स और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे आपको इस सेशन में ले जाने के लिए। तो यहाँ मैं एक रिसोर्स पर्सन भी हूँ और कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन बोथ बिहाफ। अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग में हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है,
So I would be giving my lecture without a PPT. Otherwise, I think जो teaching फिलहाल हम नॉन टीचिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि हम में से सभी लोग टीचर्स के पर्सनल मैटर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हैं हमारे, ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिन्होंने कॉलेजेस पे या यूनिवर्सिटी में इस एस्पेक्ट को बहुत ठीक से देखा होगा। पर्सनली हम लोग नॉन टीचिंग के बारे में, नॉन टीचिंग की चीजों के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए, वो हम अगले सेशन में ले लेंगे। फिलहाल हम लोग टीचिंग का कैसे रिक्रूटमेंट होता है या किस तरह से प्रमोशंस होता है उसको टेकअप करेंगे। हालांकि ये बहुत ही, हम लोग फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में हमने काफी बैकलॉग इसका क्लियर कर लिया है। तो अगर हम पहले रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस की बात करें, तो पहले मैं रिक्रूटमेंट टेकअप करूंगी और फिर प्रमोशंस पे हम लोग आएंगे। तो रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन हो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, जो फर्स्ट सेशन था वो हमारा था इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स किसके साथ? दीवारों के साथ नहीं, हमारे आपस, ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट, सेक्शन के लोग, ऊपर के लोग, बाकी इंस्टीट्यूशंस के लोग, किस तरह से कौन किसको मैनेज करना। बट किसको मैनेज करना है, वो मैनेज जिसको करना है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स या तो रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है या लोअर लेवल से हायर लेवल पे प्रमोशन के थ्रू आता है। तो जिस बारे में हमने पिछले सेशन में बात की, उसके रूट पे हम लोग हैं अभी, उसके रूट कॉज पे वो है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, रिलेशंस हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का जनरेशन के लिए रिक्रूटमेंट है और उसके एनहांसमेंट के लिए प्रमोशन। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में अभी हमने देखा होगा, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों का प्रमोशन हुआ, तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे एक बहुत ही नया इन वर्ड है ये, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है सिस्टम में, वो बढ़ा डेफिनेटली। इस वजह से प्रमोशंस हुए, लोगों के जो भी ड्यू थे वो उनको मिला। तो पहले जैसे मैंने बोला, हम रिक्रूटमेंट टेकअप करते हैं। रिक्रूटमेंट क्रूड टर्म्स में जैसे हम बात करें तो इसका मतलब है इंडक्शन ऑफ पीपल इन द सिस्टम, उनको रिक्रूट करना। और रिक्रूट करते हैं बाहर से, या कई बार हमारे अपने लोग जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, किसी और मोड में काम कर रहे हो, उसके थ्रू इंडक्ट करते हैं हम लोग। तो रिक्रूटमेंट के अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग बात करें तो टीचिंग में हमारा रिक्रूटमेंट ज्यादातर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही है। तो जैसे हमने बोला, हाँ, रिक्रूटमेंट के अलग अलग मोड्स जो हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे मेजर मोड है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप बाहर के सिस्टम से या अंदर के भी सिस्टम से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, बट थ्रू अ प्रोसेस लिया जाता है। और अगर आप सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उमा देवी का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ये कहा गया था कि कोई भी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, परमानेंट अपॉइंटमेंट होना है, तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही किया जाएगा, ऐसे ही बैकडोर एंट्री से नहीं होगा। तो अगर हम अलग अलग मोड्स की बात करें, मोड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है, मेरा जो पीपीटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। बेसिकली अभी हम ऐसे ही बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या रिक्रूटमेंट के मोड्स हो सकते हैं। अभी ऑफलाइन कैंडिडेट से पूछते हैं, फिर ऑनलाइन कैंडिडेट से पूछते हैं, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, संजय जी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, थ्रू डेपुटेशन। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होंगे? चैट बॉक्स भी खोल देते हैं, चैट बॉक्स से भी बोल सकते हैं और एक एक करके अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी बात कहें और बात कहने के बाद म्यूट कर ले तो ठीक रहेगा। ओम कुमार कर्ण बोलना चाहेंगे? हाँ जी। जी मैडम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हाँ जी, डेपुटेशन, हाँ हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट पर।
अच्छा, क्या प्रमोशन, रिक्रूटमेंट थ्रू LD यस इंटरनली। हाँ, तो ये रिक्रूटमेंट थ्रू LDE किसका मोड है? तो क्या आपको लगता है कि प्रमोशन भी एक मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है? क्या प्रमोशन भी एक मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है? यस मैम। यस, यस कह रहे हैं, तो किस केस में? मैडम क्योंकि अगर जब प्रमोशन होता है तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाता है, और उसके लिए मैडम प्रॉपर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, उसकी प्रॉपर एक डिग्निटी होती है, क्वालिफिकेशन होती है कि भाई अगर आप क्वालिफाइड है तो ही आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रमोट होंगे और एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएंगे। आपने जी ठीक कहा, लेकिन मैंने रिक्रूटमेंट कहा, रिक्रूटमेंट इज इंडक्शन, ठीक है। जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, अगर टीचिंग की हम इस सेशन में बेसिकली टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स में आप देखेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो हम सबको पता है, प्रमोशन उस टीचर का एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे करियर एडवांसमेंट स्कीम के थ्रू होता है। तो पोजीशन जो वो ऑक्यूपाई करता है, आपने ये लाइन पढ़ी होगी हर यूजीसी रेगुलेशंस में कि जब ये व्यक्ति रिटायर होगा तो वो पोजीशन वापस वहीं आ जाएगी जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की है या जिस भी लेवल पे वो अपॉइंट हुआ था ओरिजिनली। ये लाइन आप सब लोगों ने यूजीसी रेगुलेशंस में भी पढ़ा होगा और जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ये होगी। तो इस तरह से अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का जो प्रमोशन हो रहा है वो रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई और पोजीशन भरी नहीं जा रही। रिक्रूटमेंट मीन्स किसी का अपॉइंटमेंट। वहीं हम अगर नॉन टीचिंग कैडर में देखें तो नॉन टीचिंग कैडर में आप रिक्रूटमेंट रूल्स आप सबने देखे होंगे, उसमें डिवाइडेड होता है कि इतना परसेंटेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इतना प्रमोशन होगा, इतना किसी और मोड से होगा। और ये जो प्रमोशन होता है नॉन टीचिंग का, इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पोस्ट। तो जब उस व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो वो अपनी पुरानी पोजीशन को खाली करके अगली पोजीशन पे वो अपॉइंट हो जाता है। तो इस तरह का अगर प्रमोशन हो रहा है तो ऐसे प्रमोशन को हम रिक्रूटमेंट का मोड मान सकते हैं। लेकिन टीचिंग में ये प्रमोशन जो है इट इज नॉट लीडिंग टू अ रिक्रूटमेंट। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रमोशन कब रिक्रूटमेंट है और कब रिक्रूटमेंट नहीं, ठीक है। तो अगर वो एक पर्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उसे हम रिक्रूटमेंट मान सकते हैं, अदरवाइज वो सिंपल प्रमोशन होगा, करियर एडवांसमेंट होगा। जैसे नॉन टीचिंग के लिए भी MACP होता है, ठीक है। तो प्रमोशन यूनिवर्सिटी सेटअप में अगर हम बात करें तो सिर्फ नॉन टीचिंग जो है हमारा, उनका प्रमोशन जो होता है इट इज अ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, टीचिंग के केस में नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोजीशन है, प्रोफेसर की भी पोजीशन है। तो एक व्यक्ति अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो और एसोसिएट प्रोफेसर के अगेंस्ट अपॉइंट हो जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से, तो एक तरह से फिजिकली वो प्रमोट हुआ, लेकिन हम उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके आया। तो जहां तक टीचिंग की बात करेंगे हम लोग, वहां प्रमोशन इज नॉट अ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली है कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे ही होता है, और प्रमोशंस जो होते हैं वो करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होते हैं। इसके अलावा कोई पोजीशन हो सकती है हमारे यहाँ, जैसे एडहॉक अपॉइंटमेंट का भी है, तो उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। हम लोग रिक्रूटमेंट जब बात करते हैं परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। लेकिन कहीं पे जब हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करते हैं एक व्यक्ति को जो कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, तो वो डेपुटेशन होता है। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट में है कि किसी वर्किंग एम्प्लॉय को किसी और इंस्टीट्यूशन से हमने अगर अपने यहाँ लिया और वहां पे सिस्टम को उसका फंक्शनिंग सूट करता है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोविजन DOPT में है, बट इट इज नॉट व्हाट इज बीइंग जनरली टॉक्ड अबाउट इन द यूनिवर्सिटी फोरम, ठीक है। तो वो भी एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। और री एम्प्लॉयमेंट, एक व्यक्ति सुपर एनुएट हो गया तो उसने उस जगह खाली कर दी, जगह खाली कर दी, उसको दोबारा उस पर लिया जा रहा है री एम्प्लॉयमेंट के रूप में,
तो वो भी अपॉइंट हो रहा है, इसीलिए वो इनहैंसमेंट है, क्योंकि अदरवाइज तो वो निकल गया था वैक्यूम सिस्टम से। एक इनहैंसमेंट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में, तो वो अपॉइंटमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी लोगों को ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, सब जगह से थोड़े समय के लिए जब हम अपॉइंट करते हैं लोगों को, तो वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब आते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पे। आप सब लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इक्विवेलेंट ऑफिसर्स हैं, तो आप लोग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे होंगे, स्पेशली जब एक इंस्टीट्यूशन को आप एओ के लेवल पे हैंडल करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप देखते हैं उसमें, और उसमें रिक्रूटमेंट भी आप सब का रहा ही होगा। आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं ऑनलाइन जो लोग हैं जो रिक्रूटमेंट से एसोसिएटेड रहे हैं प्रोसेस। आप में से कितने लोग एसोसिएटेड रहे हैं? कोई भी नहीं रहा है आप लोगों में से? हाँ ये रहे अखिलेश। मैं रहा हूँ मैडम। कौन? अच्छा ओम करण, सीयुराज, ओम कुमार सॉरी, और सुमित अरोड़ा जी भी रहे हैं। तो ठीक है, तो बट हम सब लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो रख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला प्रीरिक्विजिट क्या है रिक्रूटमेंट के लिए? पुष्पावत। सबसे इम्पोर्टेंट है वैकेंसी होना। वैकेंसी नहीं हो तो फिर कोई प्रोसेस ही शुरू नहीं होगा। लेकिन उससे भी जरूरी चीज है मैडम रिक्वायरमेंट। नहीं, रिक्वायरमेंट वैकेंसी एक ही बात हो गई, लेकिन उससे भी पहले एक चीज है। सैंक्शन टेस्ट कर सकते हैं तो अप्रूवल, अप्रूवल, रोस्टर, मैडम सैंक्शंस ऑफ पोस्ट। आप बोलूंगी रोस्टर, लोगों को सुन ले। रोस्टर, मैडम वर्कलोड। रोस्टर, रोस्टर किसने बोला? रोस्टर, वो सब तो हम मान रहे वो चीजें, लेकिन वैकेंसी कैसे आएगी? एक मैडम वर्कलोड होगा जब। सुमित ने बोला या संजय जी ने बोला? जिसने भी बोला, जिसने वर्कलोड, उसको पूरे नंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रिजर्वेशन रास्ता। हम लोग आपस में नहीं बात करें, सब सामने बात करें और एक टाइम पे बात करें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन रोस्टर, और ये रिजर्वेशन रोस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और उसी के तहत हमें अलग अलग परसेंटेज में रिजर्वेशन को लागू करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वैकेंसी हमारी किस कैटेगरी को जानी है, किस यूआर में आएगा, एससी में आएगा, पीडब्ल्यूडी में आएगा? तो ये चीज हमें बताएगा हमारा रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन रोस्टर जो है ये सबसे बेस डॉक्यूमेंट है रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये आपको सारे जो नए नियम हैं, अलग अलग टाइम पे अपडेशंस होते हैं, कब एससी का रिजर्वेशन लागू हुआ, कब एसटी का लागू हुआ, कब ईडब्ल्यूएस का लागू हुआ, कब अब ओबीसी का भी अलग अलग टाइम पे हुआ लागू। एडमिट कर लें सबको। तो रिजर्वेशन रोस्टर सही तरीके से बना हुआ, नए जो भी लेटेस्ट प्रोविजंस है उससे बना हुआ, उसके अकॉर्डिंगली बना हुआ होना एक इंस्टीट्यूशन में बहुत जरूरी है। और इसको मॉनिटर करने के लिए हमारे लाइसेंस ऑफिसर्स होते हैं कि किसी का इंटरेस्ट जो है रिजर्व कैटेगरी का, ये पूरा इसको मान्यता मिले, किसी का भी इंटरेस्ट इस पे वो ना हो, मात ना खाए। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है हमारा रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन रोस्टर के बेसिस पे हम लोग वैकेंसीज वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन रोस्टर के बेसिस पे वैकेंसी वर्कआउट करते हैं। तो अब सवाल आता है कि अपॉइंटमेंट किसका करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी? सिलेक्शन कमेटी। हाँ जी, सिलेक्शन कमेटी। उससे पहले
उससे पहले एडवर्टाइजमेंट का, अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने से पहले। एडवर्टाइजमेंट, वीरेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा। एडवर्टाइजमेंट। अनम्यूट करिए वीरेंद्र जी। एडवर्टाइजमेंट मैंने सुन लिया, यहाँ पे तो कुछ लोगों ने एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशंस पता होने चाहिए। तो टीचिंग के क्वालिफिकेशंस कौन बताता है? हमारे जैसे संस्थाओं में यूजीसी बताता है, अगर इंजीनियरिंग के होंगे तो एआईसीटीई बताता है, मेडिकल के होंगे तो एमसीआई बताता है। तो जो भी नोडल एजेंसी है एक पर्टिकुलर कैडर के लिए, वो प्रिस्क्राइब करेगा रिक्रूटमेंट रूल्स को, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, और उसको एक संस्था को अपने नियमों के तहत अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्ट करने के बाद आपके रिजर्वेशन रोस्टर तैयार है, आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस तैयार है, और फिर आप एडवर्टाइज करेंगे जो आप सब लोग बोल रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट तब आएगा जब हमारे पास रिजर्वेशन रोस्टर ठीक से तैयार हो, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स इन प्लेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली बहुत बाद की बात है। तो सही बोला आपने, फिर एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन ही मंगाए जा रहे हैं सब जगह से, क्योंकि उससे फंक्शनिंग आराम हो जाती है। हार्ड कॉपीज में सारा कंपेयरिंग और सारे चीजें भरना कैंडिडेट्स के लिए भी आसान नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेज इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल एक होगा, उस पर आप एडवर्टाइज करेंगे। फिर उसके बाद आप स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद शेड्यूल करेंगे सिलेक्शन कमिटीज। टीचिंग के प्रोसेस, टीचिंग रिक्रूटमेंट में आपका इंटरव्यू ही रहता है। तो हमारा कौन सा ऑर्डिनेंस है जिसमें टीचिंग के एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बता सके, और बाहर के लोग भी बताएं उनका कहाँ पे इंडिकेटेड रहता है, कौन से ऑर्डिनेंस 18 मैडम, ऑर्डिनेंस 18। ऑर्डिनेंस 18 नहीं है या है जी, ऑर्डिनेंस 18 नहीं है। आप में से कोई बता सकता है रिक्रूटमेंट रूल्स कहाँ है टीचर्स के? हाँ जी, नहीं 14 भी नहीं है। ऑनलाइन कोई बता सकता है? हमारे मैडम यूजीसी रेगुलेशंस को हमने किस ऑर्डिनेंस में अडॉप्ट किया है जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है? मैडम आई थिंक 83। 83? यस मैडम, यूजीसी रेजोल्यूशन का। नहीं 11 मैम। हमारा कौन सा ऑर्डिनेंस है? ऑर्डिनेंस मैडम अगर 18 नहीं है तो 11 ऑर्डिनेंस 11 नहीं, ऑर्डिनेंस 11। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, ऑर्डिनेंस 18 जो है गवर्नेंस ऑफ कॉलेजेस के लिए है, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस नहीं है। उसमें सिलेक्शन कमिटीज प्रिस्क्राइब्ड है कि कॉलेजेस की कौन सी सिलेक्शन कमिटीज होंगी अलग अलग चीजों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, कैसे कौन सा गवर्नेंस होगा। ऑर्डिनेंस 18 उसके लिए। ऑर्डिनेंस 24। ऑर्डिनेंस 19। किसने बोला ऑर्डिनेंस 24? ऑर्डिनेंस 19। नाम बताइए। नाम? परमानंद। संदीप ने बोला। रानू कुमार। ठीक है, ये कोई जनरल नॉलेज नहीं है, नॉलेज टेस्टिंग सेशन भी नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए है, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपके लेवल के ऑफिसर्स को नियम को जाने ना जाने, कहाँ वो नियम मिलेगा वो आपको पता रहना चाहिए। तो जैसे ही आप कैलेंडर खोलेंगे और इंडेक्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑर्डिनेंस है। बट ये सिर्फ ऐसे ही जानकारी के लिए मैंने पूछा, ये कोई टेस्ट सेशन नहीं है इसके बारे में। तो ऑर्डिनेंस 24 है जिसमें हमारे टीचिंग और एकेडमिक कैडर के लोगों के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं। प्रमोशन कैसे होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये भी लिखे हुए हैं। चाहे कॉलेज का हो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, दोनों के लिए ऑर्डिनेंस 24। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग हैं यहाँ, उनके भी रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस में उन्होंने उसको अडॉप्ट किया होगा यूजीसी रेगुलेशंस को। जो लेटेस्ट रेगुलेशंस आए हैं वो 2018 में आए हैं। सही बोला था आप लोगों ने, इससे पहले 2010 में आए थे और 2018 में 18 जुलाई को इशू हुए थे, जिसमें सभी पोस्ट के लिए, सभी कैडर्स के लिए, एकेडमिक हो
या टीचिंग कैडर हो, सबके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए थे। तो हमारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हो गए, प्रोसेसिंग भी हो गया, अब हमारे एप्लीकेशंस भी आ गए, फिर स्क्रीनिंग होगा। तो स्क्रीनिंग किस तरह से होगा? अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हुआ करती थी, बट 2018 में यूजीसी ने स्क्रीनिंग गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब कर दी है कि इस चीज के इतने मार्क्स होंगे, इस चीज, मैं खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की बात कर रही हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल के लिए भी क्या क्या कितना स्कोर चाहिए होगा अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी यूजीसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं हमारे पास, वो लोग भी ये चीज समझ रहे होंगे। तो उनके अलग अलग ऑर्डिनेंसेस हो सकते हैं जिसमें नियम कहाँ है। हम बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे ऑर्डिनेंस 24 में ये है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो गए, इनका इनकॉर्पोरेशन हो गया, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस अब यूजीसी ने प्रिस्क्राइब कर दी है। बस इतना फ्रीडम दिया है यूनिवर्सिटीज को कि आपको कितने लोगों को बुलाना है, कि आपको यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड कर सकती है। तो इसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होता है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जो प्रिस्क्राइब है। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बिल्कुल नोटिफाइड है, कौन कौन होगा उसका मेंबर, उसके बेसिस पे, चाहे कॉलेजेस का जो भी कमेटीज है वो ऑर्डिनेंस 18 में है, तो उसके बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। जो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हैं हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी ने, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग के बाद हम लोग पब्लिश भी कर रहे हैं और ग्रीवेंसेस इनवाइट कर रहे हैं 15 दिन के लिए। उसके अपडेशन के बाद फिर दोबारा हम लोग करते हैं और फिर हम लास्ट स्टेज रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन कमेटी जो है ऑर्डिनेंस 18 में कॉलेजेस की प्रिस्क्राइब है और स्टैट्यूट 19 जो है उसमें ये प्रिस्क्राइब है। हम लोग सारे यहाँ कॉलेज सिस्टम के ही है, यूनिवर्सिटी सिस्टम के ही है। कोई मुझे एक्ट, स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस में अंतर बता सकता है? ऑनलाइन में सुमित जी बताना चाहेंगे? हाथ खड़ा है, सवाल से पहले हाथ खड़ा था। सुमित जी हैं? नहीं। स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस और एक्ट में अंतर क्या है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अपना हाथ करे। ओम कुमार जी कहना चाहेंगे, राजस्थान। जी मैडम, एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है। वेरी गुड। स्टैट्यूट्स भी बनाया गया एक्ट के साथ ही। नहीं, जरूरी नहीं है एक्ट के साथ स्टैट्यूट है। अच्छा, लेकिन हाँ, ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा अप्रूव किया गया है। अच्छा, एक्ट आप लोगों में से कोई अटेम्प्ट करेगा एक्ट, स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस? मैम गुड इवनिंग मैम। एक्ट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के थ्रू पास हो सकते हैं। और कई बार इंस्टीट्यूट्स एक्ट्स का ही पार्ट होते हैं, लेकिन उनको कई बार अलग भी रख देते हैं। और ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं वो उनकी पावर वाइस चांसलर के पास होती है यूनिवर्सिटीज में, उनको पब्लिश करने की, क्योंकि एक्ट के लिए उनके पास ये पावर नहीं होती है वीसी के पास। अच्छा, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा ऑफलाइन में से? ऑफलाइन कैंडिडेट? हाँ, statutes and that's are the main rules and regulations, and ordinance are subordinate to the ordinances. Basically main difference is that the statute has to get the approval from the president, जो हमारा है, ordinance is simply passed by the vice chancellor, executive council, and then is approved by the university board. Then it becomes a rule itself. So basically ordinance is related to the internal functioning or working of the university, how the rule made by the statute will be implemented. तो that is a core part of the ordinance. की ordinance जो है वो statute के अंदर काम करता है, statute के अंदर implement किया गया है, उस rules के अंदर कैसे हम functioning करेंगे, तो that part is mentioned in the ordinance. यही बात है। अगर आप शरीर की तरह देखोगे तो एक्ट तो है पार्लियामेंट बनाता है, उसमें कोई दो राय है नहीं है। स्टैट्यूट्स जो होते हैं उसका भी विजिटर का अप्रूवल चाहिए होता है, और ऑर्डिनेंसेस ईसी के लेवल पे चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी में देखेंगे
तो एक्ट आप समझ लीजिए बॉडी का फ्रेमवर्क है, आपका शरीर है, पूरा शरीर, 2 हाथ, मुंह, कान, ऐसे इसी फ्रेम में ये शरीर रहेगा, आपका जो बॉडी लाइन है इसी फ्रेम में ये शरीर रहेगा, तो उसी तरह से ये एक्ट होता है। तो एक्ट ये फ्रेम बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये इस फ्रेम में काम करेगी। उस फ्रेम के बाद अलग अलग चीजों का मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचें तो हमारी जो स्केलेटन है और मसल्स, ठीक है, और ऑर्गन्स भी ले ले तो ये मोटा मोटा ये करेगा, स्केलेटन ये होगा, मसल ये होगा, हार्ट ये करेगा, किडनी ये फंक्शन करेगा, ये हमारे स्टैट्यूट्स होते हैं। स्टैट्यूट्स के बाद किडनी का छोटा छोटा सेल कैसे काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, मिनिएचर जो फंक्शंस हैं, मिनिएचर ऑर्गन्स के, ये आप ऑर्डिनेंस समझ लीजिए। तो इस फंक्शनैलिटी के बेसिस पे अमेंड सब कुछ हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज है नहीं है जो अमेंड नहीं हो सकता। जो एक्ट है क्योंकि पार्लियामेंट ने किया है, तो एक्ट का जो भी अमेंडमेंट होगा पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगा, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज के केस में स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट। तो ये उनके अप्रूवल से होगा चेंज। और स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो आपको मिनिस्ट्रीज में, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स की बात करो तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी बॉडीज हैं यूनिवर्सिटीज की, ये सब मेंशन है। अगर आप ऑर्डिनेंसेस में आए तो कॉलेजेस कैसे फंक्शन करेंगे, क्या क्या छोटी छोटी चीजें, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कौन सी कमिटी होगी जो सिलेक्शन करेगी, टीचिंग के क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या सेमेस्टर सिस्टम होगा, क्या लास्ट डेट होगा, तो ये निटी ग्रिटीज जो है हमारी ऑर्डिनेंसेस में है। मोटा मोटा फंक्शनिंग स्टैट्यूट में है और एक्ट जो है वो फ्रेमवर्क। तो खैर ये थोड़ा सा हटके था सब्जेक्ट, लेकिन हम सभी को इंटरेस्ट करेगा इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो सिलेक्शन कमेटी के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपका जो भी रिकमेंड करती है कमेटी, उसका नाम अप्रूव कराया जाता है। अलग अलग प्रोसेस है, कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अप्रूव होता है तब नाम अनाउंस होता है, कई बार वाइस चांसलर को ऑथराइज कर दिया जाता है और मैटर ईसी में रिपोर्ट हो जाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में फिलहाल ईसी ने हमारे वाइस चांसलर को ऑथराइज किया है नेम रिकमेंडेशन को अप्रूव करने के लिए, और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिपोर्ट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट करती है उस अपॉइंटमेंट को तो वो अप्रूवल हो जाता है उसका। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे नहीं मानना चाहती तो वो प्रपोजल फिर विजिटर के पास जाता है। तो ये हो गया हमारा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस। अब हम आते हैं प्रमोशंस के बारे में, टीचर्स के प्रमोशंस के बारे में। तो जैसे हमने, अब ये सवाल अक्सर हम लोगों के मन में आता है, स्पेशली नॉन टीचिंग हर लेवल पे, कि टीचर्स को तो बैकडेट से मिल जाता है, हम लोगों को तो बैकडेट से मिलता नहीं है, तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों। तो आप, जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि नॉन टीचिंग का जो प्रमोशन होता है, इट इज नॉट प्रमोशन बट अपॉइंटमेंट टू अ पर्टिकुलर पोस्ट। क्योंकि एक पोस्ट पे अपॉइंटमेंट है, तो जब तक आप अपॉइंट होकर के उसका चार्ज नहीं लेंगे, आपका वो इफेक्टिव नहीं माना जा सकता। जबकि टीचर्स का जो प्रमोशन है, इट इज करियर एडवांसमेंट स्कीम। अगर नॉन टीचिंग का सेम ले तो एमएससीपी होता है। आप, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एमएससीपी हमें जिस डेट ऑफ एलिजिबिलिटी होती है उसी से ही मिलता है। तो एमएससीपी मिल रहा है तो वो वैसा ही होगा जैसे टीचर्स का है। प्रमोशन हो रहा है तो इट इज अगेंस्ट अ पोस्ट, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी गिवन बिफोर, उसी डेट में मिलेगा। तो हम मैम यहाँ पे एक चीज है जी, मैम, एक चीज नाम बताइए फिर बोलिए ताकि हम मैम, मैं वीरेंद्र सिंह बात कर रहा था दयाल सिंह कॉलेज से। हाँ मैम, एक चीज बताइए, जब टीचर्स को फ्रॉम द इफेक्टिव डेट प्रमोशन काउंट हो जाता है तो नॉन टीचिंग के लिए कह दिया जाता है कि आपकी ये मान लो प्रमोशन में रिक्रूटमेंट ही हो रही है। अब एओ के ऊपर तो मैडम कॉलेजेस में कोई कैडर होता नहीं है। हाँ ठीक है। और अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी को भी देखें मैडम, देखिए वहाँ एआर होता है, डीआर होता है, जॉइंट रजिस्ट्रार होता है, लेकिन मैम कॉलेज में तो एओ के ऊपर कोई होता ही नहीं है। तो वो कहाँ पे जाएंगे बेचारे, क्या उनका कोई प्रमोशन। अब देखिए मैम, सीसीएस की गाइडलाइंस कहती हैं कि इंटायर होल सर्विस
एक एम्प्लॉय को आपको 3 प्रमोशनरी बेनिफिट देने होंगे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। प्रमोशन नहीं बोलते हैं, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात करते हैं, और वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 3 मिलेगा आपको एमएससीपी के तहत। लेकिन मैम एमएससीपी तो एक अलग चीज है, प्रमोशन एक अलग चीज है। आप अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे डीओपीटी के, तो जब ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह आ रहा था, जब पहला इसका अवतार एसीपी आया था, तो जब ये रियलाइज किया जाएगा कि फाइनेंशियली भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो एसीपी का कॉन्सेप्ट आया, और तब था कि 2 एटलीस्ट दिए जाए। फिर बाद में पाया गया कि 2 भी ठीक नहीं है, तो एमएससीपी आया और 3 अपग्रेडेशन की बात हुई। तो 3 अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इसी स्टैग्नेशन को रोकने के लिए। लेकिन जैसा हमने बात किया, प्रमोशन फॉर नॉन टीचिंग, प्रमोशन पर से वो एक पोस्ट के अगेंस्ट ही होता है, तो प्रमोशन वैसे ही होगा अगर पोस्ट होगा तो किसी भी कैडर का, चाहे एओ चाहे कोई भी पोस्ट। अगर एक मिनट, आप एओ की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सिंगल कैडर पोस्ट हैं। हमारी एक पार्टिसिपेंट भी है पुष्पा जी, उनके कैडर में भी और हायर पोजीशन नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा। तो प्रमोशन जो होता है नॉन टीचिंग में जिस तरह से डिफाइन किया गया है, इट हैज टू बी, मतलब आप जिसमें डेजिग्नेशन चेंज होगा और प्रमोशन जिसे कहा जाएगा, इट इज डन अगेंस्ट अ पोस्ट। अगर तो प्रमोशन होगा, नहीं तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का आपको है ये। मैडम मुझे लगता है कि कॉलेज में केवल एओ ही एक ऐसी पोस्ट है जिसको मतलब कि जिसके ऊपर कोई प्रमोशनरी पोस्ट नहीं है। एसओ एओ बन जाएंगे, सीनियर असिस्टेंट एसओ एओ बन जाएंगे, और एओ वहीं के वहीं रह जाएगा। देखिए, ये हर पोस्ट का वो है। आप एओ का बात कर रहे हैं किसी लैब कैडर में आइए, आप तो एओ एक लेवल पे ग्रुप ए पे है। लैब कैडर में अगर उसके कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां मेरे पास सामने आते हैं लोग, लैब असिस्टेंट के बाद पोजीशन है ही नहीं आगे। लैब असिस्टेंट के पास उस डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं है, तो उनका नहीं किया जा सकता। बात यह है कि हमेशा हम लोगों को लगता है कि हमारे तरफ की जो घास है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हर एक को लगता है कि हम जहाँ पे है वही सबसे बुरी स्थिति है, लेकिन मैडम लैब में तो टेक्निकल और साइंटिफिकली पोस्ट होती है ना, लेकिन एओ को देखिए मैडम, वो टेक्निकल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, और वो बाकी सारी चीजें देखता है। आपकी बात 100% मैंने मानी, लेकिन प्रमोशन करने के लिए उसके हायर लेवल पे जिस दिन डिप्टी रजिस्ट्रार की बात हो रही थी, डिप्टी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिस दिन हो जाएगा तो आपका एक प्रमोशन का लेवल आ जाएगा, वो प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जहां तक 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अदरवाइज भी मिलेगा, आपको तीनों फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस मिलेंगे। प्रमोशन हैज टू बी अगेंस्ट अ पोस्ट इन नॉन टीचिंग। जिस दिन पोस्ट होगा उस दिन प्रमोशन हो जाएगा। कई लैब्स में आपको नहीं पता है, हम यहाँ पे रह करके जानते हैं, 2 यूनिवर्सिटी एक बड़ा चीज है, बट क्योंकि लैब कैडर में लोगों का प्रमोशन डिपार्टमेंट वाइज हो रहा है, कई छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ स्टैग्नेशन में आके लोग मेरे यहाँ परेशान होते हैं, मगर नहीं मदद कर पाते, क्योंकि आफ्टर ऑल सेड एंड डन। इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे थे, तो हमारे लैब के लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि 100% प्रमोशन किया जाए लैब असिस्टेंट के लेवल पे। तो अगर वो 100% प्रमोशन कर दिया जाता, तो वहां का व्यक्ति तो प्रमोट हो जाता वहां के लिए, या नहीं भी होता। लेकिन आप कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है, हायर पोस्ट उसमें सैंक्शन ही नहीं है, वो तो बेचारा लैब अटेंडेंट ही रह जाएगा ना। तब जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ओपनिंग्स होती है, तो आप एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं और वहां आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो आप किसी भी संस्था को जब बनाते हैं, तो सैंक्शन पोस्ट लिमिटेड होती है, कहीं ना कहीं लेवल पे आकर के लोग स्टैग्नेट करते हैं। मान लीजिए एक बहुत यंग व्यक्ति डिप्टी रजिस्ट्रार अपॉइंट हो जाता है, 5 साल बाद वो जॉइंट रजिस्ट्रार भी बन जाता है, लेकिन उसके बाद तो वो स्टैग्नेट करेगा,
लेवल आपको हायर लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तो अपॉइंट ही उस लेवल पे हुआ था, उसके लिए वहां से स्टैग्नेशन शुरू हो जाएगा। नहीं, हमारी स्टैटिस्टिशियन मैडम यहाँ बैठी हैं, ये तो लाइव एग्जांपल है, इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि एक्स कैडर पोस्ट। मैडम ये सिस्टम में इश्यूज हैं। खैर हम लोग नॉन टीचिंग के इश्यूज नॉन टीचिंग में ले जाएं, नॉन टीचिंग सेशन में तो अच्छा रहेगा। फिलहाल हम अपनी जानकारी टीचिंग के लिए, क्योंकि डील तो हम सब लोगों को टीचिंग का भी अपॉइंटमेंट और प्रमोशन करना है, उस चीज को हम नॉन टीचिंग वाले दिन डिस्कस करें तो बेहतर है। नॉन टीचिंग के लिए एक सेशन रखा है हमने, उस दिन बात कर लेंगे। मैडम टीचिंग, मैडम हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है सर? जी अमरजीत शर्मा फ्रॉम अरविंदो कॉलेज इवनिंग। बोलिए अमरजीत जी। जी मैडम, सुधीर शर्मा जी ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे, जी वो एक्सपर्ट आए हमारे सिलेक्शन कमेटी के अंदर। देखिए एक मिनट अमरजीत जी, हम यहाँ पे ना पर्सनल केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक ओपन सेशन है। आप अपनी राय किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इवेंट, सुन लीजिए, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में यहाँ पे जाहिर ना कीजिए तो अच्छा है। इशू बेस्ड डिस्कशन इज ऑलवेज वेलकम। नहीं, इशू बेस्ड है मैडम, इशू बेस्ड ही बता रहा हूँ मैं। नाम लिए बात करिए आप। इशू बेस्ड ही बात है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स के अंदर उन्होंने कहा मैं रिकमेंड करूंगा डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से, और वो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी रिकमेंड करके गए। हालांकि नॉन टीचिंग को नहीं मिलता डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से, डेट ऑफ सिलेक्शन कमेटी से ही मिलता है। वो रिकमेंड करके गए, फिर यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया उसको, इसको। तो आप तो सिलेक्शन आप मुझे ये बताइए अमरजीत जी की सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अप्रूविंग अथॉरिटी है, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी है, जिसके लिए कॉलेज के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल प्रॉब्लम जहां भी पाई जाएगी वहां उसको ठीक किया जाएगा। कई लोगों का रिवर्जन हुआ है, आपको भी पता होगा, लोगों की रिकवरीज हुई है, तो वो कहीं ना कहीं पता चलता है। तो क्योंकि हम सब लोगों को एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पैसा जो होता है वो रेवेन्यूज के थ्रू ही आता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कलेक्ट होता है। आम आदमी टैक्स देता है तो वो वहां पे जाता है, तो हमारी जवाबदेही है। तो हर पैसा जो खर्च होता है वो एक नियमबद्ध तरीके से ही हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल या सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन। कई बार हमारे यहाँ, आपको शायद ना पता हो, टीचिंग की बात कर रही हो इसलिए टीचिंग की बात करती हूँ, एक सिलेक्शन कमेटी थी जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करके रीडर का स्केल दे दिया। ठीक है, नाम नहीं लीजिए। तो हमारा अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से रीडर के लेवल पे हो गया। वो व्यक्ति ने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और रीडर का सैलरी ड्रॉप किया। वो भी किसी खुश उससे ही आया होगा कि उसे लगा होगा यहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, और अच्छा सोच के ही आया था, उसने अपनी मर्जी से तो नहीं मांगा था, लेकिन उसको वो दिया गया और यूजीसी ने उसे रिवर्ट कराया। वो रिवर्ट कराया गया और वो रिवर्ट हुआ अपॉइंटमेंट के 6 साल बाद, 5 साल बाद। तो ऐसा होगा, जहां भी जो चीज नियम के हिसाब से नहीं है वो हो गई, जब तक हो रही है तब तक हो रही है, जिस समय वो नजर में आएगी वो बदली जाएगी। और टीचिंग नॉन टीचिंग का क्यों बैक डेट से नहीं मिल सकता? एमएसीपी में बोल रही हूँ, जैसे कैश है वैसे एमएसीपी है। एमएसीपी आपको हमेशा उस डेट से मिलती है। इनफैक्ट मैं कई एमएसीपी कमिटीज में पार्टिसिपेट किया है और उसमें कॉलेज ने गलत डेट पे दे दिया और कमिटी उसको प्रीडेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका ड्यू है, नियमता उसका ड्यू है। तो जो जिसका ड्यू होगा वो मिलेगा। ठीक है, हम लोग, मुझे लगता है जो हम मेन मुद्दा है वो रह जाएगा। तो आप टीचिंग के प्रमोशंस का अलग अलग समय पे अलग अलग स्कीम्स आई। 2010 में इससे पहले आई थी, उससे पहले 2000 में आई थी और उससे पहले 86 वगैरह में आई थी। तो एमपीएस था, या जिसको कैश 2000 भी कई बार यूजीसी बोलती है, जिसका वन मोर क्वेश्चन। हाँ मैडम, प्रिंसिपल हो तो अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर फॉर्मिंग द पैनल, क्या अपेक्स कमेटी कंपलसरी है या वाइस चांसलर अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं? ऑर्डिनेंस में तो अपेक्स का अभी तक तो मेंशन है, बट वाइस चांसलर इस सबसे सुप्रीम है, लेना चाहे तो ले सकते हैं।
ठीक है, राइट राइट। प्रमोशन पे हम आते हैं। तो आपके लिए डेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पेंडेंसी थी, फॉर्चुनेटली अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम था जब हमारे पास एमपीएस स्कीम के भी लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ था, कैश की स्कीम वालों का भी प्रमोशन नहीं हुआ था, और कैश 2018 वालों का भी प्रमोशन नहीं हुआ था। तो तीनों प्रमोशन साइमल्टेनियसली हुए थे। आप लोग कॉलेजेस में आप एसोसिएटेड रहे होगे कि एक आदमी को एमपीएस में कर रहे हो, फिर कैश 2010 में कर रहे हो, फिर कैश 2018 में कर रहे हो। तो ये जो क्योंकि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है कि वो किस स्कीम में है, तो जिस भी डेट पे उसका प्रमोशन ड्यू है उस समय क्या स्कीम एप्लीकेबल है, उसके बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट प्रमोशन होता है। तो एमपीएस में आपको पता है नंबर ऑफ इयर्स का रिक्वायरमेंट एमपीएस से लेके कैश 2010 और कैश 2018 तक बदला नहीं है। 4 साल नेक्स्ट लेवल, फिर 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल। जो एमपीएस स्कीम थी या कैश 2000 था, वहां डेजिग्नेशन लेक्चरर, फिर सीनियर लेक्चरर, फिर रीडर, फिर 3 साल के बाद एक और स्केल मिलता था और उसके बाद प्रोफेसर होता था। लेकिन जो प्रमोशंस होते थे वो लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर, फिर रीडर के लेवल पे इंटरव्यू होते थे यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, और रीडर से डायरेक्टली प्रमोशन होता था प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटीज में, जो कॉलेजेस में नहीं था। कैश 2010 जब आया, जो कि 31/12/2008 से है, उसमें डेजिग्नेशंस चेंज कर दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जो रीडर तक का काडर था वो सबको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा गया। फिर उसके बाद रीडर का जो 3 साल बाद प्रमोशन होता था ऑटोमेटिकली, उसको एसोसिएट प्रोफेसर कहा गया। तो आप ये पाएंगे कि रीडर और एसोसिएट प्रोफेसर इक्विवेलेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एसोसिएट प्रोफेसर एक लेवल हायर है रीडर से, ठीक है। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में, अगेन कॉलेजेस में प्रोफेसर नहीं था। कैश 2018 में पहली बार प्रोफेसर इंट्रोड्यूस हुआ है कॉलेजेस में, और आप लोगों ने बहुत लोगों के प्रमोशंस कराए हैं कैश 2018 के तहत प्रोफेसर्स का, और डिपार्टमेंट्स में हम सीनियर प्रोफेसर का करा रहे हैं, एक लेवल प्रोफेसर से और आगे। रिक्वायरमेंट 4, 5, 3 यही है, अलग अलग लेवल पे प्रमोशंस का। डिफरेंस क्या है एमपीएस और कैश 2010 में? कैश 2010 में 3 लेवल तक, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 से 2 में, 2 से 3 में, 2 लेवल तक आपका खाली स्क्रूटनी होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जो उसके बाद 3 से एसोसिएट प्रोफेसर का है, उसमें आपका इंटरव्यू भी है, उनका पब्लिकेशन इवैल्यूएशन भी है, अगर हम कैश 2010 की बात करें। और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के लेवल पे, उसमें भी आपका पब्लिकेशन का इवैल्यूएशन का एस्पेक्ट है, पहले वो होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और कैश 2018 में उन्होंने, और कैश 2010 में पहली बार एपीआई स्कोर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो हर लेवल पे एपीआई स्कोर डिफाइंड था कि इतना इतना एपीआई स्कोर होगा तो प्रमोशन के लिए व्यक्ति ड्यू होगा। तो पहला स्टेज था एपीआई क्लियर करना। अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात करें, दूसरा स्टेज था पब्लिकेशन का इवैल्यूएशन, और तीसरा स्टेज था इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद रिकमेंडेशन का अप्रूवल। तो ये कैश 2010 हो गया। कैश 2010 और एमपीएस में क्या अंतर था? जो मेन अंतर था वो एमपीएस स्कीम में या कैश 2000 स्कीम में आपका लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर से सिलेक्शन ग्रेड या रीडर, सिलेक्शन ग्रेड उसको दिया जाता था जिसका पीएचडी ना हो, और रीडर का ग्रेड उसको मिलता था जिसका पीएचडी हो। तो रीडरशिप उसी डेट से मिल सकती थी, उस डेट के बाद से जिस दिन उसका पीएचडी हो कैंडिडेट। और लेकिन प्रमोशन सिलेक्शन ग्रेड से प्रोफेसर तक का भी होता था और रीडर से प्रोफेसर तक का भी होता था। इस वजह से अगर आप देखेंगे, और जब ये चेंज ओवर हुआ एमपीएस से कैश 2010 में, तो एक इंटरवीनिंग पीरियड था। 31/12/2008 से हमारा कैश 2010 लागू हुआ, लेकिन ये इशू हुआ था 30 मई 2010 को। ये गाइडलाइंस जो थे 30 मई 2010 को हुए थे, इसलिए ये जो 2 साल का 2.5 साल का गैप है,
इसके लिए उन्होंने कहा था, यूजीसी ने सब्सिक्वेंटली लेटर आया था, मेरे ख्याल से 2015 के अगस्त में आया था वो चिट्ठी, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी 31/12/2008 तक रीडर बन गया वो 3 साल बाद अपने आप एसोसिएट बन जाएगा, रीडर या सिलेक्शन ग्रेड। तो इसमें आप देखोगे कि सिलेक्शन ग्रेड से भी एसोसिएट प्रोफेसर बना जा सकता था, और सिलेक्शन ग्रेड बिना पीएचडी के था। तो उस स्कीम में पॉसिबिलिटी थी कि एसोसिएट प्रोफेसर तक का प्रमोशन बिना पीएचडी के भी हो जाए, लेकिन ये सब्सिक्वेंट में ये प्रोविजन नहीं था। दूसरा, एमपीएस में ये भी प्रोविजन था कि आपका 5 साल का जो रिक्वायरमेंट है सीनियर प्रोफेसर का, सीनियर लेक्चरर आपके 5 साल होने चाहिए रीडर बनने के लिए, लेकिन ये 5 साल को वेव ऑफ किया जा सकता है अगर टोटल आपका 9 साल, 10 साल या 11 साल हो। 9 साल अगर आपके पास पीएचडी है, 10 साल अगर पीएचडी नहीं है, एमफिल है, और 11 साल अगर ना पीएचडी है ना एमफिल है, तो वो रीडर बन सकते थे। तो एक तरह से एक जंप संभव था अगर पीछे की उसकी नौकरी हो तो। लेकिन जो नई वाली स्कीम आई कैश 2010 में, इन्होंने ये प्रिस्क्राइब कर दिया कि थर्ड स्टेज में जाने के लिए आपके सेकेंड स्टेज में 5 साल होने जरूरी है। वो जो जंप था, ये 5 साल के रिलैक्सेशन का जो प्रोविजन था एमपीएस में, वो चीज इसमें कैश 2010 में नहीं लाई गई। इसके बाद जब कैश 2018 आया तो एपीआई स्कोर का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, और असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 3 तक के प्रमोशंस के लिए, उन्होंने खाली अपार का कॉन्सेप्ट दिया कि अपार में एनुअल ग्रेडिंग जो है असेसमेंट पीरियड में ये होनी चाहिए, और प्रिस्क्राइब कर दिया कि अपार किस किस बेसिस पे होगा, जिसके बेसिस पे हमने एक अपार का फॉर्मेट भी बनाया, पीबीएस का भी फॉर्मेट बनाया। और एसोसिएट प्रोफेसर पे अगेन जैसे कैश 2010 में था 3 स्टेजेस तक, खाली 2 स्टेजेस के प्रमोशन के लिए खाली आपका अपार का ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट है, कोई इंटरव्यू नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर में इंटरव्यू है और प्रोफेसर में इंटरव्यू है। जब ये कैश 2018 आया तो इन्होंने एक एग्जेम्पशन दे दिया कि आप चाहें तो अपना प्रमोशन अगर पेंडिंग है तो 10 में भी ले सकते हैं, 18 में भी ले सकते हैं। 10 और 18 में अंतर हुआ सर्विस काउंटिंग में। 10 में या एमपीएस में उसमें ये प्रिस्क्राइब था कि 1 साल से कम की एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होगी, जबकि कैश 2018 में वो 1 साल का क्लॉज जो था वो हटा दिया गया। इसीलिए जो भी एडहॉक सर्विस काउंट हो सकता था वो कैश 2018 में काउंट हो सकता था। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोगों ने फर्स्ट प्रमोशन जो है कैश 2018 में लिया और सब्सिक्वेंट उन्होंने कैश 2010 में लिया। तो बेसिकली प्रमोशन के ये 3 ग्रेड्स हैं, और अच्छे से सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हो तो आप हमारे वेबसाइट को देखेंगे तो सारे फॉर्म, सारे गाइडलाइंस हमारे वेबसाइट पे हैं। मेरे पीपीटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब चीज वहीं से कट पेस्ट किया गया है। तो हमारा हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी अपलोड किया था, जिसमें बकायदा हमने लिखा था कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा केस, कॉलेज को क्या क्या करना है, यूनिवर्सिटी को क्या करना है। एफएक्यूज भी हमने, एफएक्यूज में एग्जांपल भी दिए थे कि किस तरह से किसका काउंट होगा सर्विस या नहीं काउंट होगा, या बहुत सारी चीजें थी। अगर आप उनको देखेंगे तो आपकी जानकारी और बढ़ पाएगी अगर इस मैटर को डील करते हैं। तो नहीं भी डील करते हैं तो जानकारी बढ़ाने में तो कोई हर्जा नहीं है, और यही रीजन था कि हमने एक सेशन इस पे रखा है। तो बेसिकली तो यही प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट है टीचर्स के। तो इसके बारे में रिक्रूटमेंट और प्रमोशन ऑफ टीचर्स से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो हम जरूर टेकअप कर सकते हैं। आप जैसा भी आप में से किसी की जरूरत हो तो आप हाथ खड़ा करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम अपना नाम बता दीजिए तो मैं। जी मैडम, मैं ओमकर। जी जी ओमकार, बताइए। मुझे जानना था मैडम कि अगर जब हम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कैश के थ्रू जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू देना पड़ता है,
तो अगर किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ एसोसिएट के लिए और सिलेक्शन कमेटी ने उनको उस साल ये फिट नहीं पाया और उन्हें प्रमोशन नहीं मिला कैश के थ्रू, फिर अगले साल वो फिर इंटरव्यू देते हैं और फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो क्या उनकी एलिजिबिलिटी जो लास्ट ईयर हो गई थी उस समय से उनको आप शायद unmute आप बात पूरी करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम कुमार जी। हाँ मैडम, इंटरनेट प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना था कि जब एक साल बाद उनको प्रमोशन होता है नए इंटरव्यू में, तो उनकी एलिजिबिलिटी तो पिछले साल हो गई थी, सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें रिजेक्ट किया, तो अब उन्हें बैक डेट से मिलेगा बेनिफिट। एक साल एक्सटेंड हो जाता है ना, जिस समय किया जा रहा है उससे एक साल आगे चला जाता है। नहीं, वो उनका पे फिक्सेशन बैक डेट से होगा या ज्वाइनिंग के नहीं, एक साल आगे से। एक साल आगे से होगा। थैंक यू। और कोई? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पुष्कर सिंह, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। हाँ बताइए पुष्कर जी। मैम जैसे किसी जब टीचर के प्रमोशन होते हैं, जैसे आपने बताया कि जो नॉन टीचिंग होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो इसीलिए बैकलॉग नहीं मिलता है, टीचर्स को ये मिल जाता है बैकलॉग ना। आप बात को समझे नहीं, मैंने बोला अगर वो पर्सनल प्रमोशन होता है, जैसे कि का पर्सनल प्रमोशन है, नॉन टीचिंग का भी पर्सनल प्रमोशन होता है जो एमएससीपी के तहत होता है, वो बैक डेट से ही मिलता है। ओके मैम, पर्सनल प्रमोशन में अगर जब पर्सनल प्रमोशन के टाइम पर अगर किसी टीचर का जैसे बुक होता है या फिर उनके पब्लिकेशन होते हैं, उस टाइम पे उनके कंप्लीट नहीं होते हैं बाई चांस, ठीक है, और उस समय उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता और अगली बार में मिल जाता है, तो क्या उनका जो बैकलॉग है वो जब से एलिजिबल है तभी से मिलेगा या जब उनकी ये पब्लिकेशन, जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, पब्लिकेशन जिस भी डेट का उसे एक दिन बाद का ही मिलेगा। एलिजिबल भी होना चाहिए ना, जी जी, सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स पे बेस्ड नहीं होता है प्रमोशन, जो रिक्वायरमेंट है, एपीआई स्कोर है या पब्लिकेशन का रिक्वायरमेंट है, जब वो पूरा करेंगे तभी आपका। थैंक यू। सुनील चौबे जी। जी नमस्ते मैडम। एक क्वेश्चन था कि सपोज एक प्रमोशन है एसोसिएट से प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, किसके लिए? एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए, और सिलेक्शन कमेटी ने उनकी पब्लिकेशन रिसर्च पेपर्स को उस समय फिट नहीं पाया, सिलेक्शन कमेटी ने उनको कहा कि फिर से आप सारे पेपर्स को, रिसर्च पेपर को कंप्लीट करिए और डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराइए, और यह करके कमेटी ने अपने मिनट्स को क्लोज कर दिया, तो उन्होंने एक तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया। और इस पीरियड में कॉलेज ने डिपार्टमेंट से उन्होंने उस पर्सन टीचर ने अपने सारे पब्लिकेशन रिसर्च पेपर कंप्लीट किए और डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा दिए। क्या इस पोजीशन में दोबारा फिर सिलेक्शन कमेटी बैठेगी या गवर्निंग बॉडी प्रमोशन कर सकती है? नहीं, इसमें सिलेक्शन कमेटी ने क्या गवर्निंग बॉडी को ऑथराइज किया है कि ये चीजें ठीक करा के हम रिकमेंड करते हैं प्रमोशन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। तो अगर उन्होंने प्रमोशन रिकमेंड नहीं किया तो पहले उन्हीं को प्रमोट करना पड़ेगा ना, रिकमेंडेशन उन्हीं का पहले चाहिए, ठीक है? मैडम ये हमारे यहाँ एक बना हुआ है। कौन से यूनिवर्सिटी में है आप? सत्यवती कॉलेज। ठीक है, नहीं वो आपको दोबारा से सिलेक्शन कमेटी करनी, तो क्या दोबारा सिलेक्शन कमेटी ठीक? और इस केस में मुझे लगता है एक साल आगे भी जाएगा उनका एलिजिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, या अगर उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि आप ये ठीक करा लो एंड वी आर रिकमेंडिंग फ्रॉम दिस स्टेट, बोलते ना, तो रिकमेंडेशन क्या है उस पर? रिकमेंडेशन उन्होंने कुछ नहीं दिया प्रमोशन के लिए, उन्होंने हाँ, तो जब प्रमोशन ने रिकमेंड किया तो प्रमोशन रिजेक्ट हो गया ना। जी थैंक यू मैडम। नमस्कार मैम। एक मिनट, थोड़ा ऑफलाइन को भी ले लें। हाँ बताइए। एमबीएस 1998 के तहत एक असिस्टेंट प्रोफेसर
सिलेक्शन ग्रेड है उसमें प्रमोट किए गए मैम, जो 3 साल का जो जीआर का 18/7/2018 के बाद से अभी तक, तो मतलब वो एसोसिएट, हाँ, एक दिन पहले वो एमपीएस 1998 के रीडर्स ग्रेड में जो है प्रमोट हुए हैं। डेट 17/7/2021 17/7/2021 में वो एसोसिएट प्रोफेसर बने। रीडर्स ग्रेड में एमपीएस 1998 एमपीएस में कैसे बनेंगे 21 में? डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है? मैम डेट ऑफ एलिजिबिलिटी पहले से है। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी बहुत पहले से है, तो ठीक बता नहीं है एलिजिबिलिटी। ठीक है, ठीक तो अभी मैम जो उनका प्रमोशन होगा रीडर्स ग्रेड में, तो वो केसी नहीं किया, अभी किया नहीं है उनका। नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली होगा कि सिलेक्शन कमेटी, नहीं, सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा उनको, रीडरशिप नहीं मिलेगा। वही मैम, और सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ही होगा। सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा। सिलेक्शन ग्रेड का प्रमोशन भी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ही है। आप पुष्कर जी आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं मुझे सिर्फ ये बोलना था कि ऑफलाइन पार्टिसिपेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमारे पास आवाज नहीं आ रही है, तो अगर रिपीट कर दें मैं रिपीट कर देती हूं आपके लिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन इनका ये क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है जिनका रीडरशिप ड्यू है बट दैट पर्सन इज नॉट पीएचडी होल्डर। तो जैसे मैंने आपको बताया उनको फिर रीडरशिप नहीं मिलेगा, सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा। सवाल ये था कि सिलेक्शन ग्रेड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा या सिलेक्शन कमेटी के इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो जो सिलेक्शन ग्रेड का प्रमोशन हो चाहे रीडर का प्रमोशन, दोनों एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ही होता है। ये मेरा जवाब था इनके लिए। ठीक, और सुनील चौबे जी बता चुके? अच्छा, और कोई है जो सवाल पूछना चाहे? मुझे पता है नॉन टीचिंग का जिस दिन सेशन होगा उस दिन खूब सारे सवाल होंगे। मैडम नमस्कार मैम। अपॉइंटमेंट हुआ था तो आप सोच सकते हैं मैंने सबसे पहले नियम कौन से देखे थे? आप लोगों के अपॉइंटमेंट में थे तो सबसे पहला नियम कौन सा देखा था? नियम देखा था या नहीं देखा था? आप लोगों ने कौन सा देखा था सबसे पहला नियम? जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो एक नए अपॉइंटी को बहुत जानने की इच्छा रहती है, तो और प्रमोशन रूल्स मैम। प्रमोशन रूल्स और मैडम नॉन टीचिंग के आरआर देखे। नॉन टीचिंग के आरआर मैंने सबसे पहले छुट्टी के नियम देखे। लीव रूल सबसे पहले देखे मैंने कि क्या क्या लीव्स अवेलेबल है। जी, और कोई क्वेरी है? मैं मानूं कि सब चीज क्लियर है। एक्चुअली हमारे प्रमोशंस भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि खुद ही क्लियर हो गई हैं चीजें। मुझे पूछ के सबने अपने आप को क्लियर कर दिया। हाँ, अब सारा हो गया, कॉलेजेस में भी सब प्रमोशंस हो गए। चलिए, तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ यहीं पे। एक मैं जनरली अपने सेशंस के ना एंड में एक कहानी सुनाती हूँ हर एक को। तो जो रितेश सर ने भी बात कही थी उसी पे मुझे वो बात याद आई, जो वो चाय वाली बात बता रहे थे कि एक शिष्य जो था वो गया अपने गुरु के पास। तो ऐसा ही एक धनुर्धर था, बहुत बहुत मतलब अपने उसमें माहिर था, सारी दुनिया को हराता रहा था। और जैसे जैसे इंसान हराता जाता है लोगों को, उसको लगता है कि उससे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं। तो वो डेफिनेटली उसके मन में घमंड आता ही आता है। हर इंसान की फितरत है ये। जो इसको कंट्रोल कर सके वो ईश्वर से इंसानियत से थोड़ा ईश्वरता की तरफ या योगी होने की तरफ चला जाता है। बट एक आम आदमी को ये घमंड हो ही जाता है, हर एक को हो जाता है, हर एक को हो जाता है। कौन जमीन पे रह सके वो बहुत बड़ी बात है, और कौन कुर्सी को अपने सर पे ना चढ़ने दे वो और भी बड़ी बात है। और आप सब लोग ऑफिसर्स हैं जिनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता होगा और बहुत अथॉरिटी भी मिलती होगी। कॉलेजेस में तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल के आगे बस एओ ही है। हाँ
इन एनी केस तो वैसे ही उस व्यक्ति को भी बहुत मतलब घमंड हो गया कि मेरे जैसा तो धनुर्धर कोई है ही नहीं। तो सब जगह चैलेंज करता था और लोग जो भी चैलेंज उसका एक्सेप्ट करते थे उनको हराता था। उसका मद जो था वो और बढ़ता चला जा रहा था। तो फिर एक बार एक गांव में गया, बहुत ऐसा ही छोटा सा गांव था। उसको लगा यहाँ कौन होगा जो मुझे हरा सकेगा। फिर भी उसकी आदत थी तो उसने सबको चैलेंज कर दिया, मुनादी कर दी। एक बगल में एक बच्चा बैठा था, उसने बोला वो वहां पे एक बाबा बैठे हैं, उनको हरा दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। तो फिर वो उसने बाबा को देखा, वो ऐसे ही अपना आम लोगों के कपड़ों में ऐसे ही जमीन पे बैठे कुछ सोच रहे थे। बोला ये क्या मेरे को धनुष में हराएंगे, तो ये तो मुझे हरा नहीं सकते। तो गए उनके पास, बोले कि मैं आपको ना, मेरे को कहा गया कि मेरे को इस गांव में लोग तभी अच्छा धनुर्धर मानेंगे जब मैं आपको हरा दूं, तो इसीलिए मैं आपसे धनुष की जो है आपके साथ में कंपटीशन करना चाहता हूँ। तो बोला बाबा ने कि ठीक है क्या करोगे, मैं छोटा आदमी हूँ, तुम हो बड़े धनुर्धर, छोड़ो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को लोग मानेंगे नहीं यहाँ पे कि मैं अच्छा धनुर्धर हूँ अगर आपको मैंने हराया नहीं। तो बहुत उसने बोला अपना जो भी है ताव में या जैसे भी, तो उनको लगा चलो ठीक है, कह रहा है तो कर लेते। तो धनुर्धर ने बोला कि ठीक है मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है और हम लोग फिर उस कंपटीशन में जाएंगे। तो एक ऊंची पहाड़ी पे लेके गया, जो धनुर्धर था वो लड़का जो था, उस बाबा को लेके गया उस पहाड़ी पे। उसके सामने एक और पहाड़ी थी जिस पर एक पेड़ था। तो उसने निशाना साधा और एक तीर मारा जो एक डाली पे लगा। वो तीर उसी में था। फिर उसने दोबारा निशाना साधा और जो दूसरा तीर था वो उस तीर को चीरते हुए उसी जगह जाकर के लग गया। तो उसने उस बाबा को बोला कि आप अब ये करके दिखाओ तो मैं मानूंगा आपको। बोला अच्छा ठीक है। अब बाबा ने क्या किया कि दोनों तीर एक ही साथ साधे। पहले एक तीर आगे गया और फिर दूसरी तीर आगे गया, वो भी उसी तरह से लगा जैसा उसने किया था, लेकिन उससे भी कम समय में। तो बेचारा घबरा गया, ये तो मेरे से अच्छा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बोला नहीं बाबा, और कंपटीशन करना है और मुझे जीतना ही है। ये तो आप जीत गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो बोला ठीक है, पहले वाले में तुमने डिसाइड किया कि कौन कहाँ से मारेगा, अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कहाँ से मारेगा। तो वो लेके गए, एक नदी थी, नदी पे एक छोटा सा रस्सियों वाला पुल बना हुआ। पुल देख करके उसे लगा ये बाबा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तुम बड़े आओ, मुझे अब तो ये कंपटीशन तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन करेगा। तो उस हिलते हुए पुल पे वो बीच में पहुंचे और बीच में सामने एक और पेड़ दिख रहा था, वैसा ही पेड़ था, शायद वही पेड़ था। फिर बोला मैं इस पे निशाना साधता हूँ और पेड़ पे लगाता हूँ। तो उन्होंने निशाना साधा और उस पेड़ पे जाके लग गया। फिर उन्होंने बोला तुम अब यहाँ पे खड़े होकर के तुम भी उस पेड़ पे लगाओ निशाना, कहीं पे भी लग जाए, बेशक से पेड़ बड़ा है, मैंने जहां लगाया वहां ना सही, कहीं भी लग जाए। तो जब वो आदमी निशाना साधने के लिए तीर किया उसने, तो जब निशाना साधने लगा तो उसका दिमाग पेड़ पे कहाँ जाए, उसका तो पाँव हिल रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अभी गिर गया तो कहाँ जाऊंगा, सीधा पानी में, और पानी में मगरमच्छ। तो फिर भी उसने राम राम कहते कहते तीर साधा और तीर जाकर के पेड़ में कहाँ लगना था उसके आसपास भी नहीं लगा। तो फिर उन्होंने उसको समझाया कि तुमने उस विद्या को तो समझ लिया, लेकिन किस चीज को काबू में नहीं कर पाए, अपने मन को, अपने दिमाग को, जो तुम्हें तैयार करे हर परिस्थिति में स्थिर रह के काम करने। तो इस चीज में तुम अभी भी कम हो, पहले इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने मन को स्थिर रखो और कैसी भी स्थिति हो उसी अच्छाई से, उसी तीव्रता से तुम तीर चला पाओगे, तब तुम धनुर्धर बनोगे। और फिर उसने उस बाबा के पांव छुए, बोले आप एकदम सही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता,
और फिर वो वापस आया उस बच्चे के पास कि तूने मुझे सही रास्ता दिखाया और सही सीख दी। तो हमें कई बार लगता है कि मेरे जैसे जानने वाला कोई भी नहीं है। मेरे को भी लगने लगता है कई बार कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। फिर मेरे सामने एक आदमी आता है, मीनाक्षी आपने ये गलत किया, फिर मुझे देखना पड़ता है कि हाँ। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसको सब चीज आती हो, और हमेशा सीखने का स्कोप रहता है और हम सबको इस चीज को समझना चाहिए। स्पेशली जैसे जैसे आप सब लोग हायरार्की में हायर, बात हुई एओ के प्रमोशन की, लेकिन ये एओ कहीं और डिप्टी रजिस्ट्रार बनेंगे, रजिस्ट्रार बनेंगे, अभी सबका सर्विस है, सब चीजें, और भगवान करे जल्दी जल्दी हो। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई है, प्रमोशन के एवेन्यूज ना हो, अपॉइंटमेंट के तो हैं। तो हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें अपने मन को इतना ट्रेन करना है कि स्थिति जैसी भी हो हम उतनी ही दक्षता से काम कर सकें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको खुद समझना है।